बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? बेटा सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, इसमें बेटा हमारा आज का टॉपिक है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। बेटा फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जो है वो हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स के बारे में और एलिमेंट्स के एटॉमिक साइज़ के बारे में, जिसमें हमारे पास जो है ये सब हेडिंग होगी एटॉमिक रेडियस की और आयनिक रेडियस की। एटॉमिक साइज़ के अंदर बेटा हम एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस को डिस्कस करेंगे। इसके बाद बेटा हम आ जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी एलिमेंट्स की पढ़ेंगे कि अगर हम एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाते हैं या उनको आयोनाइज करते हैं तो कितनी हमें एनर्जी जो है वो रिक्वायर होगी। देन हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बाद बेटा हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर, उसके बारे में पढ़ेंगे। और देन हम बेटा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस जो है वो करेंगे। नॉन मेटेलिक करैक्टर के बारे में पढ़ने के बाद हम जो है वो डिस्कस करेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बेटा हमारे जो टॉपिक हैं आज के होंगे, ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है। स्टार्ट करते हैं बेटा हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं एटॉमिक साइज़ से। एटॉमिक साइज़ बेटा जो है ना, हम एटम का साइज़ मेजर करते हैं। आप लोग जानते हैं एटम एक स्मॉल पार्टिकल है, इतना स्मॉल है कि उसका एक एटम का साइज़ मेजर करना जो है वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्टली तो हम ये काम नहीं कर सकते, तो इनडायरेक्टली जो है बेटा वो हम ये किसी तरह से जो है ना वो एटम का साइज़ मेजर करते हैं। ये हमारे पास बेटा एक एटम है, लेट्स सपोज ये इसके साथ बेटा जो दूसरा एटम जुड़ा हुआ है। अब साइंसदानों ने कहा कि हम एक एटम का एटॉमिक मास तो नहीं निकाल सकते, एटॉमिक साइज़ तो नहीं निकाल सकते, लेकिन दो एटम जो आपस में जुड़े हुए हैं हम उनके न्यूक्लियाई के दरमियान, यानी कि उनके मरकज़ी जो मरकज़ है, सेंटर है, उनके दरमियान में जो फासला है इसको मैयर कर सकते हैं। जब हमने ये फासला मैयर किया तो हम कहते हैं कि अगर वो सिमिलर एटम थे, अगर ये दोनों सिमिलर एटम हैं तो इनके दोनों के जो न्यूक्लियस के दरमियान में जो टोटल फासला होगा ये हमारे पास आ जाएगा एटॉमिक साइज़। और अगर हम इसको हाफ़ कर लेते हैं तो ये हाफ़ जो बेटा जो आएगा फासला ये हमारे पास होगा एटॉमिक रेडियाई। इसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। तो एटॉमिक साइज़ जो है बेटा एक एटम का मुकम्मल साइज़ है जिसमें हम दो एटम जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं और उन दो एटम के सेंटर्स के दरमियान में जो टोटल फासला है उनको हम उसको कहते हैं एटॉमिक साइज़। और अगर हम उस एटॉमिक साइज़ को हाफ़ कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक रेडियस आ जाएगा। तो ये बात बेटा आपने याद रखनी है कि दो एटम्स जो हैं उनके सेंटर्स के दरमियान में द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के दो एटम आपस में जुड़े हुए हैं तो उनके सेंटर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस होगा उसको हम एटॉमिक साइज़ कहेंगे। टोटल डिस्टेंस बेटा जो होगा उसको हम एटॉमिक साइज़ कहेंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है, टोटल डिस्टेंस जो होगा उसको हम एटॉमिक साइज़ कहेंगे। और अगर हम उस टोटल डिस्टेंस का हाफ कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एटॉमिक रेडियस। तो ये उसका रेडियस बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक रेडियस आ जाएगा। तो बेटा ये एटॉमिक रेडियस जो है वो हमने देख लिया, एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस। अब इसकी एक और भी डेफिनेशन है कि अगर हम एटम को हम मानते हैं कि एटम स्फीरिकल होता है, तो अगर एटम स्फीरिकल है तो एक सर्कल जो होता है बेटा उसका अपने सेंट्रल पॉइंट यानी न्यूक्लियस से जो फासला होता है उसके, ये इसको हम रेडियस कहते हैं। तो अगर ये स्फीरिकल एटम है तो अल्टीमेटली हम इसके न्यूक्लियस के और आखिरी शेल के दरमियान में जो फासला बेटा लेते हैं ये क्या होगा, ये उसका एटॉमिक रेडियस होगा। तो ये डेफिनेशन भी हम कर सकते हैं, द डिस्टेंस या एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द वैलेंस शेल एंड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। तो ये एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन हम कर सकते हैं। तो बेटा ये दो तरीक़ों से आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। हमने दोनों डेफिनेशंस आपके सामने लिखी हुई हैं। एक डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पे ये लिखी हुई है, ठीक है, और एक डेफिनेशन इसके नीचे लिखी हुई है। तो आप इनमें से कोई भी डेफिनेशन जो है वो
याद कर सकते हैं। अब बेटा इसके बाद हम ट्रेंड देखते हैं। असल में हमारा टॉपिक ही ट्रेंड का है, हमने पीरियोडिक ट्रेंड देखने हैं। पीरियोडिक टेबल में बेटा हमने देखना है कि ये एटॉमिक साइज या रेडियस जो है वो अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड जो है इसमें क्या चेंजेस आएंगे। तो पहले हम बात करते हैं अक्रॉस द पीरियड। हम पीरियड में अगर हम मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट, पीरियड आप लोग जानते हैं हॉरिजॉन्टल रोज को कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको हम जो है वो पीरियड कहते हैं। तो अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं बेटा तो एटॉमिक रेडियस जो है ना वो डिक्रीज़ करता है एक पीरियड में। क्यों डिक्रीज़ करता है एटॉमिक रेडियस एक पीरियड में डिक्रीज़ करता है? लेट्स सपोज मैं आपके सामने बेटा यहाँ पे थर्ड पीरियड बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने आपके सामने एक थर्ड पीरियड बना लिया। इस थर्ड पीरियड में पहला जो एलिमेंट आएगा बेटा वो सोडियम होगा, दूसरा एलिमेंट जो होगा वो मैग्नीशियम होगा, तीसरा एलिमेंट जो इसमें आएगा वो एल्यूमिनियम होगा। नेक्स्ट इसके बाद बेटा जो एलिमेंट आएगा वो सिलिकॉन होगा, उसके बाद जो एलिमेंट आएगा बेटा वो फास्फोरस होगा, उसके बाद सल्फ़र, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद आर्गोन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक थर्ड पीरियड हमारे पास आ गया। अब इस थर्ड पीरियड में देखा जाए तो बेटा ये ग्रुप नंबर 1A का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 1A। ये ग्रुप नंबर 2A का एलिमेंट है मैग्नीशियम। इसी तरह ये ग्रुप नंबर 3A का एलिमेंट है, ये ग्रुप नंबर 4A का एलिमेंट है, ये ग्रुप नंबर 5A का एलिमेंट है। सल्फ़र जो है वो ग्रुप नंबर 6A का एलिमेंट है, और क्लोरीन जो है वो ग्रुप नंबर 7A का एलिमेंट है, और आर्गोन जो है वो ग्रुप नंबर 8A का एलिमेंट है। अब बेटा अगर हम इनके एटॉमिक नंबर देखें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और आर्गोन का एटॉमिक नंबर 18। अब एटॉमिक नंबर बेटा लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ कर रहा है। यहाँ से हमें क्या बात पता चली कि लेफ़्ट टू राइट एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? दैट इज़ अ नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज़ कर रहे हैं लेफ़्ट टू राइट। नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ कर रहे होंगे। अगर प्रोटॉन इंक्रीज़ कर रहे हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ कर रहे होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ कर रहे हैं तो बेटा न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी इंक्रीज़ कर रही होगी, जिसको हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ करेगी क्योंकि ज़्यादा प्रोटॉन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो लेफ़्ट टू राइट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ती जाएगी। तो उससे क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होता है? अब मैं यहाँ पे आपके सामने कंपैरिजन बेटा करता हूँ सोडियम और मैग्नीशियम का, ताकि मैं आपको अपनी बात समझा सकूँ। सोडियम और मैग्नीशियम का हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। तो बेटा हमने कंपैरिजन करना है सोडियम और मैग्नीशियम का। तो ये मेरे पास जो है ना बेटा वो सोडियम का एलिमेंट है। थर्ड पीरियड का मतलब है कि इस पीरियड में जितने भी एलिमेंट होंगे उनके पास 3-3 शेल होंगे। तो ये बेटा मेरे पास सोडियम का एलिमेंट है। ये सोडियम का न्यूक्लियस आ गया, इसमें 11 प्रोटॉन है, क्योंकि हमने कहा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11, 11 सोडियम का एटॉमिक नंबर है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। इस तरह लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर रहा है। तो बेटा इस सोडियम का ये पहला शेल आ गया, ये इसका दूसरा शेल आ गया, ठीक है, और ये इसका तीसरा शेल आ गया। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 2 और 8 10 हो गए, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा 11 प्रोटॉन जो है ना वो 11 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, यानी कि 12 प्रोटॉन और 12 ही फिर उसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो ये उसका पहला शेल आ गया, ये उसका दूसरा शेल आ गया, तो ये और ये इसका तीसरा शेल आ गया। अब बेटा इसमें क्या हुआ कि इसमें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन के दरमियान में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो सोडियम की निस्बत ये मैग्नीशियम जो है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
ज़्यादा होगी। सोडियम की निस्बत मैग्नीशियम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। उससे क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने से क्या होता है, ये जो शेल है बेटा, ये शेल ये न्यूक्लियस के थोड़ा सा करीब आ जाएगा, यानी कि शेल्स जो हैं वो न्यूक्लियस के करीब हो जाएंगे। करीब हो जाएंगे तो फिर हैं तो तीनों में, दोनों में, सोडियम में और मैग्नीशियम में तीन तीन शेल ही हैं। लेकिन जो मैग्नीशियम में जो शेल होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ज़्यादा न्यूक्लियस के करीब होंगे, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो मैग्नीशियम का साइज़ छोटा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू सोडियम। क्यों, क्योंकि हम एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस क्या लेते हैं, हम कहते हैं कि न्यूक्लियस से वैलेंस शेल का फासला। अगर वैलेंस शेल जो है वो न्यूक्लियस के करीब आ जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से, तो अल्टीमेटली ये फासला जो है ना ये कम हो जाएगा। जब ये फासला कम होगा तो इसका मतलब एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा। तो लेफ़्ट टू राइट बेटा एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ करता है। इसकी रीज़न जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। तो अब आपने इसको बेटा स्टडी कर लेना है कि ये पॉइंट आपने याद रखना है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। अब आपने बेटा इसको इस तरह से याद रखना है कि जो एटॉमिक रेडियस जो है ना वो डिक्रीज़ करता है लेफ़्ट टू राइट। दिस इज़ बिकॉज, क्यों डिक्रीज़ करता है, पहला पॉइंट इंक्रीज़ इन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के इंक्रीज़ करने की वजह से। अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा, दूसरा पॉइंट, दूसरी वजह, पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में है, पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस इंक्रीज़ कर जाएंगे, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ कर देंगे। तो वो कहता है कि जब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इंक्रीज़ कर देंगे तो फिर क्या होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो उनके जो शेल हैं वो पुल हो जाएंगे क्लोज टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के करीब आ जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल में रीज़न आपको समझ आ गई होगी अब। इसके बाद बेटा हम चले जाते हैं एक ग्रुप में, डाउन द ग्रुप। अब अगर हम अक्रॉस द ग्रुप मूव करते हैं, ग्रुप में आप लोग जानते हैं पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप होता है वो वर्टिकल कॉलम को हम ग्रुप कहते हैं। एक ग्रुप में बेटा टॉप टू बॉटम जैसे ही हम मूव करते हैं, यानी कि डाउन द ग्रुप हम मूव करते हैं, एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज़ करता है। क्यों इंक्रीज़ करता है, इसकी वजह ये है कि मैं आपके सामने एक बेटा ग्रुप बना रहा हूँ। ये है 1A ग्रुप, पहला ग्रुप। इस ग्रुप में पहला एलिमेंट हमारे पास है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट है लिथियम, तीसरा एलिमेंट है सोडियम, चौथा एलिमेंट है पोटाशियम, पांचवा एलिमेंट है रुबिडियम और छठा एलिमेंट है सीजियम और उसके बाद आ जाता है फ्रांसियम। तो हमें बात समझने के लिए इतने काफ़ी हैं। अब बेटा ये जो हाइड्रोजन है ये पीरियड नंबर 1 में आता है, लिथियम जो है वो पीरियड नंबर 2 में आता है, सोडियम जो है वो पीरियड नंबर 3 में आता है, पोटाशियम जो है वो पीरियड नंबर 4 में आता है। हालांकि ये एक ही ग्रुप में है लेकिन इनके पीरियड नंबर डिफरेंट हैं। इसी तरह रुबिडियम जो है वो पीरियड नंबर 5 में आता है और ये जो सीजियम है ये पीरियड नंबर 6 में आता है, पीरियड नंबर 6 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन जो होगा इसका ये पहले पीरियड में है तो बेटा इसके पास सिर्फ एक शेल होगा। लिथियम दूसरे पीरियड में है, जितना पीरियड नंबर होता है बेटा किसी एलिमेंट का उसमें उतने ही शेल होते हैं, तो लिथियम के पास क्या होंगे, 2 शेल होंगे। सोडियम तीसरे पीरियड में है तो इसके पास 3 शेल होंगे। पोटाशियम फोर्थ पीरियड में है तो इसके पास 4 शेल होंगे। रुबिडियम 5वें पीरियड में है तो इसके पास 5 शेल होंगे। इस तरह सीजियम जो है बेटा उसके पास कितने शेल होंगे, वो छठे पीरियड में है तो 6 शेल होंगे। तो नंबर ऑफ़ शेल बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ़ शेल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यानी कि अगर हम कंपैरिजन करें हाइड्रोजन का तो उसमें एक शेल है, वो मैंने इस तरह बना दिया। अगर हम इसके बाद देखें लिथियम, तो लिथियम में बेटा 2 शेल हैं, वो हमने इस तरह करके बना दिए। अगर हम कंपैरिजन करें सोडियम का तो सोडियम में बेटा 3 शेल हैं, वो हमने इस तरह करके बना दिए। अब जिस जिस तरह नंबर ऑफ़ शेल बढ़ते जाएंगे अल्टीमेटली वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, क्योंकि ज़्यादा शेल हैं तो फिर फासला बढ़ता जाएगा, तो एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ता जाएगा। नंबर ऑफ़ शेल बढ़ाते जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ता जाएगा। तो अब बेटा हम इसकी नेक्स्ट रीज़न जो है वो प्रॉपर वर्ड्स में भी मैं आपको अंडरलाइन करवा देता हूँ कि क्या वजह है। एक ग्रुप में ये हो रहा है तो ये हर ग्रुप में हो रहा है बेटा, हमने एक ग्रुप की एग्जांपल से इसको स्टडी कर लिया है, हर ग्रुप में ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो वो कहता है डाउन द ग्रुप, क्योंकि इंक्रीज द नंबर ऑफ शेल, शेल बढ़ रहे हैं, शेल बढ़ने से अल्टीमेटली शेल बढ़ेंगे तो इनर शेल भी बढ़ेंगे, आउटर शेल और इनर शेल के दरमियान में शेल ज़्यादा हैं तो इनर शेल शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा और न्यूक्लियर चार्ज यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी।
इसके बाद बेटा हम आ जाते हैं आयनिक रेडियस पे। आयनिक रेडियस यानी आयन का रेडियस, बात वही है। आयनिक रेडियस यानी आयन का रेडियस। अब आप लोग जानते हैं आयन दो तरह का होता है। आयन का रेडियस, आयंस का रेडियस अभी हमने जो पढ़ा है बेटा वो एटम का या एटॉमिक रेडिया है, जिसको हम एटम का रेडिया भी कहते हैं। अब हम कहते हैं कि आयनिक रेडिया यानी कि अगर वो एटम कोई आयन बन गया है तो उसके रेडियस पे क्या क्या होगा, कैसे फाइंड करोगे जी। तो वो कहता है कि एक आइटम का, एक आयन का जो साइज़ होता है उसको अगर हम स्फीरिकल मैयर कर लें, मतलब ये मेरे पास एक आयन है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन अगर मैंने इसको स्फीयर की फॉर्म में मैंने इसको ले लिया, अब बेशक ये नेगेटिव आयन था, तो इसके न्यूक्लियस और इसके वैलेंस शेल के दरमियान में जो फासला होगा ये रेडियस कहलाएगा। क्योंकि ये आयन का रेडियस है तो इसलिए मैं इसको नाम क्या दूंगा, आयनिक रेडिया या आयनिक रेडियस का नाम दूंगा। अब बेटा हम लोग जानते हैं कि एक आयन जो होता है बेटा वो दो तरह का होता है। मतलब कैसे बनता है आयन, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो जो अगर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो कैटाइन बनेगा। कैटाइन कब बनता है, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक या इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। अब बेटा जो पॉजिटिव आयन बना इसको हम कैटाइन कहते हैं, कैट आयन पॉजिटिव आयन कैटाइन। इसका ट्रेंड हम देखते हैं कैटाइन का, पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जैसे ही हम मूव करते हैं तो पॉजिटिव आयन यानी कि आयनिक रेडियाए जो कैटाइन का होता है, पॉजिटिव आयन का जो आयनिक रेडिया होता है वो डिक्रीज़ करता है लेफ़्ट टू राइट। क्यों, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सोडियम के ऊपर चार्ज कितना है जी, वो +1 है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 है, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 है। यानी इलेक्ट्रॉन तो वो लूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो वो लूज़ कर रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कम कैसे हो रहे हैं, सोडियम के पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, उसने एक लूज़ कर दिया। मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन थे, तो इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, इसके पास भी 10 रह जाएंगे। और एल्यूमिनियम के पास बेटा 13 इलेक्ट्रॉन और 13 प्रोटॉन थे, यानी कि यहाँ पे रेशो जो थी 11-11 की थी सोडियम में। मैग्नीशियम में जो रेशो थी बेटा वो 12-12 की थी। और जो एल्यूमिनियम में रेशो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वो 13 और 13 है। अब हुआ क्या, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर दिया, तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। ये जो मैग्नीशियम थी इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, तो उसके पास कितने रह गए, 10 रह गए। एल्यूमिनियम में ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, तो उसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब बेटा सोडियम में 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अल्टीमेटली यहाँ पे 12 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 13 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है। तो जिस जिस तरह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की रेशियो में प्रोटॉन का इजाफा होता जा रहा है बेटा, वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। इससे क्या होगा, इससे आयन का रेडियस जो है वो कम होता जाएगा, आयनिक रेडिया क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। पॉजिटिव चार्ज के केस में अगर हम ये बात करें तो, पॉजिटिव चार्ज के केस में अगर हम ये बात करें तो उसमें ये फिर ऐसे होता है। अगर हम नेगेटिव आयन की बात करें तो बेटा नेगेटिव आयन जो है ना उसमें डिपेंड करता है कि एटम का जो है वो रिलेटिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है और उसने इलेक्ट्रॉन कितने गेन किए हैं। नेगेटिव आयन की अगर हम बात करें तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उतना उसका शेल जो है वो एक्सपेंड करेगा। तो नेगेटिव चार्ज के केस में बेटा हम मूव करते हैं ग्रुप नंबर 5A में। ग्रुप नंबर 5A 6A, क्योंकि ये नॉन मेटल के जो है ना वो आप कह दो कि नॉन मेटल के ये ग्रुप हैं। तो हम उसी तीसरे पीरियड में हम मूव कर रहे हैं, थर्ड पीरियड में, तो हम थर्ड पीरियड में ही जाते हैं। थर्ड पीरियड में बेटा ग्रुप नंबर 5A का कौन सा एलिमेंट है, फास्फोरस है। इसी तरह ग्रुप नंबर 6A का कौन सा एलिमेंट है, सल्फर है। ग्रुप नंबर 7A का कौन सा एलिमेंट है तीसरे पीरियड में, वो है जी क्लोरीन। अब बेटा क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसको और मिल जाए तो ये क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। सल्फर के पास वैलेंस शेल में जो है ना वो 6 इलेक्ट्रॉन 16 हैं टोटल, तो उसमें 6 आखिरी शेल में होंगे। क्लोरीन में 17 टोटल थे तो 7 आखिरी शेल में थे, 8 पूरे करने के लिए 1 गेन किया। सल्फर ने 2 गेन किए 8 पूरे करने के लिए। इस तरह फास्फोरस के पास 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 आखिरी शेल में होते हैं, तो ये 3 गेन करेगा तो ऑक्टेट मुकम्मल होगा। फ्लोरीन इनमें से बेटा जो फास्फोरस है उसने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन किए,
तो हैं सबके पास 3 शेल ही, लेकिन जिसने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन किए बेटा उसका शेल एक्सपेंड करेगा ताकि आने वाले तीनों इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने के लिए जगह बना सके। तो ये बेटा इस वजह से जो है वो फास्फोरस का जो आयनिक रेडियाई होगा वो ज़्यादा होगा, और बाकी जो एलिमेंट हैं सल्फ़र और क्लोरीन उनका रेडियस जो है ना आयनिक रेडियस वो कम होगा। तो ये नेगेटिव आयन के केस में ये इस तरह से होगा। अब बेटा लेफ़्ट टू राइट जो है वो आयनिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ करता है। सादा लफ्ज़ों में अगर हम बात करें, सादा लफ्ज़ों में अगर हम बात करें तो ये हमने कहा कि यहाँ पे एक पॉइंट बेटा मैंने आपसे डिस्कस करना है। वो पॉइंट ये है कि यहाँ पे मेरे पास एक ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ में अगर हम देखें तो यहाँ पे बेटा एटॉमिक रेडियाई है और आयनिक रेडियाई है, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर है। तो वो कहता है कि फ्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम, ब्रोमीन एटम और आयोडीन एटम से फ्लोराइड एटम, फ्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन जो है आयन यानी कि नेगेटिव आयन, उनका रेडियस ज़्यादा है, क्योंकि इनका ग्राफ ऊपर की तरफ बना हुआ है। इनका ग्राफ कहाँ पे बना हुआ है? ऊपर की तरफ, राउंड अबाउट यहाँ पे बना हुआ है, और इसकी जो पीक बनी है वो यहाँ पे बनी है। तो इसका मतलब है कि एटम की निस्बत नेगेटिव आयन का जो है ना वो रेडियस ज़्यादा होता है या साइज़ ज़्यादा होता है। तो हम कहते हैं कि वाई एनाइन इज़ ग्रेटर, वाई एनाइन इज़ ग्रेटर इन साइज देन इट्स पेरेंट एटम, के एनाइन जो होते हैं उनका एटॉमिक उनका साइज़ जो है वो या रेडियाई जो है वो ज़्यादा है, एनाइनिक रेडियाई जो है वो ज़्यादा है। वाई आयनिक रेडियाई ऑफ एनाइंस इज़ ग्रेटर दैन इट्स पेरेंट एटम। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि बेटा जब उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तभी वो नेगेटिव आयन बना, यानी एनाइन बना। अब जो एनाइन होगा उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो कहाँ पे लेके जाएगा? वैलेंस शेल में लेके जाएगा। वैलेंस शेल में पहले भी इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, तो वैलेंस शेल में पहले इलेक्ट्रॉन जो मौजूद हैं अल्टीमेटली वो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन का बायस बनेंगे। तो अगर एटम ने इलेक्ट्रॉन को गेन करना है तो वो अपने आखिरी शेल को एक्सपेंड करेगा ताकि जगह बन सके उस आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर वो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसको और ज़्यादा एक्सपेंड शेल को करना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करवाने हैं तो ज़्यादा जगह बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी इससे भी हमें इसका क्लू मिलता है कि ये जो हमने ट्रेंड लिखा है या ऑर्डर लिखा है आयनिक रेडियाई का वो भी हमें यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप एक क्वेश्चन नोट कर लें, वाई, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर लिख लें बेटा, वाई आयनिक रेडियाई, ये हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, वाई आयनिक रेडियाई ऑफ एनाइन, वाई आयनिक रेडियाई ऑफ एनाइंस is always greater than, is always greater than पेरेंट एटम, ऑलवेज ग्रेटर देन पेरेंट एटम। कि जब एक एटम से एक उसका नेगेटिव आयन बनता है तो वो साइज़ में उससे बड़ा होता है, रेडियस में भी ज़्यादा होता है, उसका रेडियस भी ज़्यादा होता है। वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है जो मैंने आपसे अभी डिस्कस कर लिया। तो ये क्वेश्चन नोट कर लें, वाई आयनिक रेडियाई ऑफ एनाइंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन पेरेंट एटम, ऑलवेज ग्रेटर देन पेरेंट एटम। तो ये क्वेश्चन बेटा नोट कर लें। इसके बाद बेटा पीरियोडिक टेबल में जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि लैंथानम से लुटेशियम तक हमारे पास लैंथानाइड्स होते हैं जिनको हमने एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा था। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बेटा आपने मैं यहाँ पे आप लोग को लिखवा देता हूँ, बड़ा अहम सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़, अगर हम यही देखें कि लेफ़्ट टू राइट हमने कहा कि एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है या एटॉमिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है, लेकिन ये जो डिक्रीज़ है बेटा वो नॉर्मल एलिमेंट में और ट्रांजिशन एलिमेंट में तो एक ठीक है डिक्रीज़ हो ही रहा है, लेकिन जो लैंथानाइड सीरीज़ है जो हमने नीचे पीरियोडिक टेबल में नीचे करके लिखी हुई है लैंथानम से ऑनवर्ड, उसमें ये डिक्रीज़ जो हो रहा है एटॉमिक साइज़ का ये बहुत ज़्यादा आप कह दोगे प्रोमिनेंट है, वहाँ पे वाज़ह तौर पर हमें नज़र आता है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिक्रीज़ हो रहा है। इसको हम कहते हैं, फिर इसको हम नाम भी फिर अलग देते हैं, इसको हम कहते हैं लैंथानाइड में ये डिक्रीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है लैंथानाइड कंट्रैक्शन। तो हम सवाल आता है जी, व्हाट
व्हाट आर या व्हाट इज़ लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, व्हाट इज़ लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, व्हाट इज़ लैंथेनाइड contraction, what is lengthenide contraction, what is lengthenide contraction, कॉन्ट्रैक्ट होना या सुकड़ जाना, व्हाट इज़ lengthenide contraction, बहुत अहम सवाल है, इसको नोट कर लें। व्हाट इज़ lengthenide contraction, तो lengthenide contraction क्या है? यहाँ पे बेटा जो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको आपने ऐसे नोट नहीं करना, यहाँ पे हमने सिर्फ lengthenide contraction जो है वो देखनी है। lengthenide contraction क्या है? lengthenide contraction is the steady decrease in the size of atoms या आइंस, किसके आइंस? रेयर अर्थ एलिमेंट, वो कौन से? lengthenide है, विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अब इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर तो हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ तक जी? लैंथानम से, लैंथानाइड के। लैंथानाइड कौन से हैं? जो लैंथानम से शुरू होते हैं, एटॉमिक नंबर 57 के बाद आने वाले एलिमेंट। थ्रू लुटेशियम, लुटेशियम तक ये एलिमेंट एटॉमिक नंबर 71 तक जाते हैं। अब इसमें बेटा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा होता है, कोरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज हो रहा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि 4f ऑर्बिटल में है। 4f ऑर्बिटल बेटा बहुत बड़ा ऑर्बिटल होता है, f ऑर्बिटल जो है ना वो बहुत बड़ा ऑर्बिटल होता है, और उसमें जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे अल्टीमेटली उतना ही एक्सपैंड कर रहा होगा और उतना ही एटॉमिक साइज़ जो है वो या आयनिक साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर रहा होगा। तो आपने इसका सवाल का जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक याद कर लेना है। निशान मैंने लगाया हुआ है, इसको आप नोट कर लें। व्हाट इज़ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, उसका जवाब आपने यहाँ तक जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी कहते हैं। आप लोग जानते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है कि जब हम आयन बनाते हैं, आयन कौन सा बनाते हैं जी? पॉजिटिव आयन बनाते हैं। और पॉजिटिव आयन कैसे बनता है? पॉजिटिव आयन कब बनता है? जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। लेट्स सपोज ये एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पे पहले शैल में 2 बना लिए और यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन बना दिया। मैं इसको ज़्यादा बोल्ड करके बना रहा हूँ क्योंकि हमने इसको रिमूव करना है। अब बेटा हम जानते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को, यानी कि तमाम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को भी अब न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अल्टीमेटली करेगा। अब बेटा हमने इस एटम का आयन बनाना है, आयन बनाने के लिए हमें इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा। इस एटम इलेक्ट्रॉन को इस एटम में से रिमूव करने के लिए ज़रूरी है कि हम ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करें जो यहाँ पे इस एटम इलेक्ट्रॉन के और न्यूक्लियस के दरमियान में है। इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, और कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है ये डिपेंड करता है कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस इलेक्ट्रॉन के और इस न्यूक्लियस के दरमियान में। तो इस एनर्जी को हम कहते हैं कि जितनी एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं एक एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, हम कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। इस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो हम इसको डिफाइन किस तरह से करते हैं? हम डिफाइन इस तरह से करते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, विच इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। जो रिक्वायर है किसके लिए? वो जो रिक्वायर है रिमूव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल यानी कि आखिरी शेल में से आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब है जब हमने एक एटम के से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो आइसोलेटेड एटम होना चाहिए। आइसोलेटेड एटम मतलब उसके एटम के करीब कोई दूसरा एटम ना हो, यानी कि हमने उस एलिमेंट को जिसके एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है हमने उसको गैस फेज में ले जाना है। जब हम उसको गैस फेज में लेके जाएंगे तो गैस फेज में आप लोग जानते हैं पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। तो एक एटम जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं या जिसको हम जो हमारी अंडर ऑब्जर्वेशन में है, अल्टीमेटली वो फिर आइसोलेट हो जाएगा क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन को सिर्फ उसी एटम का ही न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होगा, किसी दूसरे एटम का न्यूक्लियस अट्रैक्ट नहीं करेगा, दूसरे एटम का न्यूक्लियस अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो वो जब गैस फेज में जाएंगे तो एटम खुद ब खुद आइसोलेट हो जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम बन जाएगा जिसके ऊपर एक्सटर्नल इफेक्ट कुछ नहीं होगा। तो बेटा इस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब वो कहता है कि जी आपके पास था सोडियम, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने क्या किया? आपने सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। तो उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको कितनी आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए, यानी कि एनर्जी कितनी लगी? 496 किलो जॉल पर मोल, यानी कि 1 मोल सोडियम के एटम थे, उनमें से हमने इलेक्ट्रॉन तमाम एटम को हमने पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट किया, यानी कि 1 मोल सोडियम के आयन थे, एटम थे,
उनको 1 मोल सोडियम के आयन बनाया और 1 मोल इलेक्ट्रॉन उनमें से बाहर निकाला, तो उसके लिए हमें कितनी एनर्जी लगानी पड़ी, 496 किलो जूल पर मोल। 1 मोल के हिसाब से इतनी एनर्जी लगानी पड़ी। अब बेटा सोडियम तो वो एलिमेंट था ना जिसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था। अगर मेरे पास मैग्नीशियम हो, अब मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर मैं दोनों इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूं तो अल्टीमेटली मैं 1 बाय 1 रिमूव करूंगा। दोनों को एक साथ मैं रिमूव नहीं कर सकता, मैं दोनों को क्या करूंगा, 1 बाय 1 रिमूव करूंगा। तो दोनों को 1 बाय 1 रिमूव करने के लिए बेटा पहले मैं पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूं, तो मुझे 738 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ी। यानी मैंने मैग्नीशियम का आइसोलेटेड गैसियस एटम लिया, उस एटम में मैंने जो है ना उसको एनर्जी दी और 1 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाला। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है तो उसके ऊपर +1 चार्ज आ गया और मुझे 738 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। अब मैं चाहता हूँ मैं मैग्नीशियम से कि आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और है वो भी बाहर निकाल दूँ। तो अब मैं पॉजिटिव आयन जो मैग्नीशियम एटम का यहाँ पे बना था, मैं उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता हूँ। पहला एक मैंने पहले निकाला, एक अब निकाल लिया, तो मैग्नीशियम क्या बन गया, Mg+2। अब मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ एक पॉजिटिव आयन से। पहले मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला था एक न्यूट्रल एटम से, अब मैंने जो इलेक्ट्रॉन निकाला है वो मैंने एक पॉजिटिव आयन से निकाला है। और पॉजिटिव आयन में अल्टीमेटली हम कहते हैं कि जब हम एक एटम से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं तो जो एटम का न्यूक्लियस है वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ताकत से अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो अब मेरा मुकाबला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पड़ेगा। जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो उसके लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मैंने उसको एनर्जी तो प्रोवाइड कर दी, लेकिन मैंने जब उस एनर्जी को मेजर किया तो वो कितनी एनर्जी आई, 1451 किलो जूल पर मोल। 1 मोल के लिए इतनी एनर्जी आई। अब बेटा मैंने कहा कि वो कौन से फैक्टर हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर इफेक्ट करते हैं। पहला तो हम यहाँ पे इसकी डायग्राम बना लेते हैं कि मेरे पास ये कोई एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के गिर्द ये बेटा जो है ना वो पहला शेल है और ये हमने इसका दूसरा शेल भी बना लिया। अब यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने बाहर निकालना है। अब बेटा सबसे पहला तो आ जाएगा एटम का साइज़, यानी कि एटम का साइज़ मतलब एटम का रेडियस, यहाँ से न्यूक्लियस का और आखिरी शेल का फासला, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है आखिरी शेल से। तो अगर ये रेडियस जो है वो ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली ज़्यादा होने से मुराद ये है कि अगर मैं इसको यहाँ दूर बना दूँ तो न्यूक्लियस का और इस इलेक्ट्रॉन का, यानी यहाँ पे अगर ये ज़्यादा साइज़ का होता ये एटम तो यहाँ पे आ जाता इस जगह पे, तो न्यूक्लियस का और इस इलेक्ट्रॉन का फासला बढ़ जाता। फासला बढ़ने से क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती, तो इसको रिमूव करना यहाँ से आसान होता। मुझे कम एनर्जी चाहिए होगी फिर इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए। लेकिन अगर जितना ये इलेक्ट्रॉन जो है, यानी कि जितना एटम का साइज़ जो है वो स्मॉल होगा, उतना ही ये इलेक्ट्रॉन जिसकी हम बात कर रहे हैं ये न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा। क्योंकि अगर आप इस शेल को देखें तो अगर आप इसको छोटा कर दें तो साइज़ जो है वो इसका छोटा करने से ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस इनका फासला जो है वो कम हो जाएगा। फासला कम होने से क्या होगा, फासला कम होने से इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी तो मुझे इसको यहाँ से बाहर निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ताकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एटम का साइज़ ज़्यादा है तो मैं आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता हूँ और मुझे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी का एटॉमिक साइज के साथ रिलेशनशिप क्या हुआ, इन्वर्स रिलेशनशिप हुआ, उल्टा रिश्ता हुआ। कैसे? अगर एटॉमिक साइज ज़्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। इसके बाद बेटा अब हमने क्या किया, अब हमने दूसरे फैक्टर पे चले जाना है। दूसरा फैक्टर कौन सा है, वो है न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को, ताकि मैं इसको यहाँ से बाहर निकाल सकूँ। सादा सी बात है कि मैंने ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकालना है तो मुझे उसके लिए फिर ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी मेरी जो है कितनी एनर्जी प्रोवाइड करूँगा वो डिपेंड करती है इस इलेक्ट्रॉन के और इस न्यूक्लियस के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी न्यूक्लियर चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा है तो मुझे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी फिर ज़्यादा होगी। तो इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता हुआ, न्यूक्लियर चार्ज और आयोनाइजेशन एनर्जी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ये डायरेक्टली रिलेटेड हैं। नेक्स्ट बेटा शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है। शील्डिंग इफेक्ट आप लोग जानते हैं कि ये जो इनर शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या करते हैं, ये इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। रिपल्शन से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ये शेल एक्सपेंड कर जाता है स्टेबल होने के लिए, तो ये इनसे थोड़ा सा दूर हो जाता है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से जब ये शेल दूर जाएगा
तो अल्टीमेटली इसका और न्यूक्लियस का फासला जो है वो बढ़ जाएगा। फासला बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। तो इस तरह इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इस कमी को इन इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान में और न्यूक्लियस के दरमियान में जो कमी आएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, उसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो इसका मतलब है रिपल्शन ज़्यादा होगी और ये डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा बन जाएगा, यानी कि रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से ये शेल्स ज़्यादा दूर हो जाएंगे। अब शेल ज़्यादा दूर होगा न्यूक्लियस से तो अल्टीमेटली हमें इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान हो जाएगा। तो इन दोनों का क्या रिलेशनशिप हुआ? इन्वर्स रिलेशनशिप हुआ। किसका इन्वर्स रिलेशनशिप हुआ? आयनाइजेशन एनर्जी और शील्डिंग इफेक्ट का। कि अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। इसके बाद बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ पे नेक्स्ट फैक्टर है वो है जी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है कि बास टाइम एक एटम ऐसा आता है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं तो उसका आखिरी सब शेल जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट हो जाएगा तो अल्टीमेटली उसमें फिर हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि वो कंप्लीट होता है तो स्टेबल हो जाता है ना। एक सब शेल जो है जैसे एस है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 2 होंगे तो ये स्टेबल है। इस तरह पी जो है बेटा इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 आ जाएंगे तो ये जो है ना कंप्लीट हो जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। या ये हाफ फिल्ड हो, 3 होंगे तो ये स्टेबल होगा। इस तरह डी है तो डी सब शेल तब स्टेबल होगा जब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये कम्प्लीटली फिल्ड होगा। या इसका हाफ कर लें तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तब ये स्टेबल हो जाएगा। यानी कि ये 6 पे 7 पे 8 पे स्टेबल नहीं होगा, लेकिन ये 10 पे स्टेबल होगा। ये 4 पे ये डी सब शेल स्टेबल नहीं होगा, लेकिन 5 हो जाएंगे तो स्टेबल होगा और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्टेबल होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेटा ये बहुत मैटर करती है आयनाइजेशन एनर्जी। तो एक एटम जितनी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितनी स्टेबल होगी उतना ही उसमें ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो बेटा इसके बाद पेनिट्रेशन इफेक्ट है। पेनिट्रेशन इफेक्ट मतलब एस पी डी और एफ का। तो अगर मैं बात करूँ एक एटम की, तो एक एटम का पहला शेल उसमें सिर्फ और सिर्फ एस सब शेल होता है। दूसरे शेल पे आ जाए तो उसमें एस और पी होते हैं, हम कहते हैं सब एनर्जी लेवल है। तीसरे पे आ जाए तो उसमें एस पी और डी होते हैं। और इनमें एस जो होगा वो न्यूक्लियस के करीब होगा, फिर बारी आएगी पी ऑर्बिटल की, और सबसे दूर न्यूक्लियस से कौन सा होगा? डी होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में है तो वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होगा, तो डी सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आसानी से रिमूव हो जाएगा। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में है तो वो थोड़ा सा मुश्किल से रिमूव होगा। तो ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड किस पे करती है? आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है। अगर वो एस में है तो बेटा उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, ये ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी लिखा हुआ है। अगर पी में है तो थोड़ी सी एस से कम होगी, लेकिन डी और एफ से ज़्यादा होगी। डी और एफ होंगे तो उनमें और ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब बेटा हम आ जाते हैं ट्रेंड्स पे। आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड क्या हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी के पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या हैं? तो बेटा अगर हम विद इन ग्रुप मूव करते हैं तो एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जैसे ही हम मूव करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। उसकी वजह नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं और एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज़ बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। यानी कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, लिथियम की, सोडियम की, हम पहले ग्रुप में आ जाते हैं ना 1A में, सोडियम की, पोटाशियम में की। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन में 1 शेल होता है, लिथियम में 2 शेल होते हैं, सोडियम में 3 शेल होते हैं और इसमें 4 शेल होते हैं। शेल डिपेंड करते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, पीरियड नंबर पे। तो बेटा अल्टीमेटली ऊपर से नीचे एटॉमिक साइज़ जो है वो ग्रुप में बढ़ता है। एटॉमिक साइज़ बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। और एटॉमिक साइज़ बढ़ने से क्या होता है कि न्यूक्लियस का और वैलेंस शेल का फासला भी बढ़ जाता है। तो न्यूक्लियर चार्ज यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। शील्डिंग इफेक्ट जो है ये नंबर ऑफ शेल पे डिपेंड करते हैं। तो ऊपर से नीचे शेल बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है शेल बढ़ने से क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ करती है एक ग्रुप के अंदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम जो है बेटा एक ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या करेगी? वो डिक्रीज़ करेगी। ठीक है। रीज़न क्या है? रीज़न कहता है कि एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, शेल्स बढ़ रहे हैं। न्यूक्लियर चार्ज जो है वो मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं और ज़्यादा प्रोटॉन है तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ तो करेगा ही, लेकिन साइज़ की वजह से उसमें
बहुत ज़्यादा रिडक्शन आ जाएगी, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज ओवरऑल अगर मेजर करें तो वो टॉप टू बॉटम कम ही होगा। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो हमारे लिए इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, और जब हम इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं तो हम कहेंगे कि टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है। अब बेटा हम ट्रेंड को डिस्कस करते हैं जी पीरियड में जाके। एक पीरियड में हम लेफ़्ट टू राइट बेटा मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ करता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो एक पीरियड में कांस्टेंट रहता है। तो अगर हम देखें शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है तो वो उसको साइड पे कर दें, हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं। न्यूक्लियर चार्ज जो है वो लेफ़्ट टू राइट बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि एटॉमिक साइज जो है वो कम हो रहा है, यानी कि वैलेंस शेल का और न्यूक्लियस का फासला कम हो रहा है। फासला कम होगा तो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के ऊपर और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की और ज़्यादा होती जाएगी। ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो अल्टीमेटली बेटा फिर क्या होगा, फिर हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिमूव करवाने के लिए। तो ये बेटा जो है ना वो फैक्टर आपने नोट कर लेने हैं कि इन फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है एक जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी, जिन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है उन्हीं को मद्देनज़र रख के आपने, यानी कि अगर आपको एटॉमिक साइज और आयोनाइजेशन के एनर्जी के रिलेशनशिप का पता है और आपको ये पता है कि एक पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज़ करता है और एक ग्रुप में एटॉमिक साइज इंक्रीज़ करता है, तो उस हिसाब से आप अपना कॉन्सेप्ट जनरेट करके आप आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड जो है वो लिख सकते हैं। तो ये आपके लिए कॉन्सेप्चुअल बेस पे बड़ा आसान जो है वो हो जाएगा। बेटा आज का लेक्चर इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं जो है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और उससे नेक्स्ट जो पॉइंट है मेटालिक रिएक्टर नॉन मेटालिक रिएक्टर वो डिस्कस आपसे करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा बेटा, अल्लाह हाफिज़।